हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट लेबर लॉ, बट आप उसे अंडररेटेड लेबर लॉ कह सकते हो। इसका नाम है द लेबर लॉ एग्जम्पशन फ्रॉम फर्निशिंग रिटर्न एंड मेंटेनिंग रजिस्ट्रेशन बाय सर्टेन एस्टैब्लिशमेंट। देखो, सिंपल सी बात है कि जब भी लेबर लॉ का नाम सुनते ही ना स्टूडेंट के दिमाग में क्या आता है? रजिस्टर, रजिस्टर, रिटर्न और कंप्लाइंसेस घूमने लगता है। ठीक है, लेबर लॉ का नाम सुनते ही सबसे पहले ये सब चीज़ें घूमने लगती हैं, रजिस्टर, रिटर्न, कंप्लाइंसेस। तो सोचो कि कोई इस्टेब्लिशमेंट है जहाँ पर सिर्फ 5 से 6 लोग एक साथ काम कर रहे हैं, तो क्या उन पर हैवी कंप्लाइंसेस लागू होना जरूरी है? ठीक है, तो इसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये वाला एक्ट आया था, द लेबर लॉ एग्जम्पशन एक्ट। तो आज के इस लेक्चर में अ, हम ये समझेंगे कि कैसे कैसे क्या होता है। और ठीक है, ये एक्ट ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा है, तो इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो अब ये देखते हैं। An act to provide for exemption of employee in relation to establishment employing a small number of persons from furnishing register and maintain under certain labor law, be it enacted by Parliament 39th year of the Republic of India। अब इस एक्ट का मेन पर्पस क्या है कि जो स्मॉल एस्टैब्लिशमेंट है ना, स्मॉल एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, उनको रिलीफ देना। ऐसे एम्प्लॉयर जिनके जहाँ पर लिमिटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉय काम करते हैं, उन सभी को लेबर लॉ के रजिस्टर और रिटर्न मेंटेन करने से एग्जम्पशन देना। यानी कि इस एक्ट का नेचर क्या है? बेनिफिशियल प्लस सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन। तो ये इसका नेचर है। आई होप आपको ये वाले पॉइंट क्लियर होगा कि ये एक्ट क्यों आया है। ये एक्ट इसलिए आया है कि छोटे से छोटे ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लाइंसेस के बर्डन को कम किया जाए। अब देखते हैं हम इसके सेक्शंस। ठीक है, शॉर्ट टाइटल और एक्सटेंड एंड कमिटमेंट में क्या कहता है। ठीक है, ये देखो, दिस एक्ट कॉल्ड द लेबर एग्जम्पशन एक्ट। ठीक है, ये तो इसका नाम है और ये होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल है, प्रोवाइडेड डेट। लेकिन इसका प्रोविजो क्या कहता है? इसका प्रोविजो कहता है कि provided that nothing contained in act in relation to plantation labor act shall extend the state of जम्मू कश्मीर। ये कहता है कि यहाँ पर एक ना स्पेशल एग्जाम्पशन दिया गया है इस वाले सेक्शन 1 में। वो एग्जाम्पशन क्या है? अगर केस प्लांटेशन लेबर एक्ट से रिलेटेड है तो ये एग्जाम्पशन जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो आप ये देखो, एग्जाम्प्ट इन रिलेशन। अब ये वाली लाइन देखो, एग्जाम्प्ट इन रिलेशन टू प्लांट एंड लेबर एक्ट इन एक्सटेंड टू जम्मू ऑफ कश्मीर। ये इसकी फेवरेट लाइन है, इस पे एमसीक्यू बन सकता है और यहीं से क्वेश्चन ट्रैप हो जाएगा। क्योंकि है तो ये होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल, लेकिन यहाँ पे मेंशन कर दिया कि जम्मू कश्मीर में नहीं है। किस केस में नहीं है? अगर वहाँ पे कोई प्लांटेशन लेबर एक्ट का केस है तो। ठीक है, अब देखते हैं इसका पॉइंट 3, सेक्शन 1 का सब क्लॉज 3। ये कहता है कि it shall come into force such date the central government may be notification in official gazette appoint and different date may be appointed for different state and any reference any provision of this act commencement the act shall be constructed reference to the coming in force that provision in the state। अब ये कहता है कि इस एक्ट की ना कोई फिक्स कमेंसमेंट डेट है ही नहीं। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन के थ्रू एक्ट को एनफोर्स कर देगी और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट पे डिफरेंट डिफरेंट डेट हो सकती हैं, एनफोर्समेंट डेट अलग हो सकती हैं। ठीक है, जैसे मान लो अ, देखो, जैसे मान लो कि एग्जाम्पल से समझो, दिल्ली में ये एक्ट आज एप्लीकेबल हो गया, ठीक है, और यूपी में 2 महीने बाद हो रहा है, तो स्टेट वाइज कमेंसमेंट पॉसिबल है इसमें। ठीक है, और ये पॉइंट एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, अब लास्ट लाइन में क्या बोल रहा है? ये वाली लाइन देखो, एनी रेफरेंस टू द कमिंग इनटू फोर्स दैट प्रोविजन इनटू दैट स्टेट। इसका मतलब ये होगा कि उस पर्टिकुलर स्टेट में जिस डेट से एनफोर्स हुआ है। ठीक है, जब इसका मतलब ये है कि जब एक्ट में ये वाली लाइन लिखी हुई मिले ना,
तो इसका मतलब ये होता है कि उस पर्टिकुलर स्टेट में जिस डेट से एक्ट एनफोर्स हुआ है, और कुछ इसका मतलब नहीं है कि मतलब अलग अलग स्टेट में ये अलग अलग डेट पर एप्लीकेबल हो सकता है। तो सेक्शन 1 से हमने क्या समझा? एक्ट का नाम समझा एक तो, ठीक है, पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है ये समझा, प्लांटेशन के एक्ट में ये जम्मू कश्मीर पे एप्लीकेबल नहीं है ये समझा, और कमिश्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी स्टेट वाइज। तो सेक्शन 1 की समरी मैंने आपको पूरा समझा दी है। ये वाला एक्ट आपको इसी वीडियो में याद हो जाना चाहिए, और इसके एमसीक्यू मैंने पेड ग्रुप में डाल दिए हैं, ठीक है। तो अगर आप पेड ग्रुप लेना चाहो तो ले सकते हो, और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो, क्योंकि अब 24 तारीख में ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। तो वहाँ पे आपको हर एक्ट के PYQ मिल जाएंगे और MCQs मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2 में आती हैं डेफिनेशंस, ठीक है। देखो, इन दिस एक्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर। ये लाइन क्या कहती है? जब तक कंटेक्स्ट कुछ और ना बोले तब तक यही वाली डेफिनेशन अप्लाई होगी, मतलब जो डेफिनेशन लिखी है वही अप्लाई होगी। अब देखते हैं एम्प्लॉयर कौन कौन होता है। In relation to Schedule Act, which defines such expression, has the same meaning assigned to an act, and in relation to other Schedule Act, mean the person who is required to furnish, return or maintain the register। देखो, इस एक्ट के लिए क्या कह रहा है? एम्प्लॉयर वही माना जाएगा। एम्प्लॉयर कौन माना जाएगा? इस एक्ट में एम्प्लॉयर वही माना जाएगा जो किसी शेड्यूल के अंदर, ठीक है, शेड्यूल एक्ट के अंदर रिटर्न फाइल कर रहा है और रजिस्टर मेंटेन कर रहा है, ठीक है। तो वही यहाँ पे एम्प्लॉयर माना जाएगा, लेकिन क्या, कब? जब वो शेड्यूल एक्ट के अकॉर्डिंग कर रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एम्प्लॉयर का मतलब यहाँ पे ओनर या मैनेजर का काम नहीं है, बल्कि वो है जो लीगली रिटर्न और कंप्लाइंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है और वही भर रहा है, तो वो यहाँ पे एम्प्लॉयर माना जाएगा। ये डेफिनेशन सबसे अलग है सारे एक्ट में, अदरवाइज तो आपको पता ही है कि एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में क्या क्या दिया होता है, ठीक है। सिंपल सा मीनिंग है, एम्प्लॉयर मीन द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्निशिंग रिटर्न एंड मेंटेनिंग रजिस्टर। आई होप आपको ये क्लियर होगा। एस्टैब्लिशमेंट अब क्या होती है? अब सेक्शन 2B में देखते हैं एस्टैब्लिशमेंट का मीनिंग क्या कहता है। एस्टैब्लिशमेंट मीनिंग हैज द असाइन इनटू शेड्यूल एक्ट एंड इंक्लूड। अब ये कह रहा है कि हर शेड्यूल एक्ट के लिए एस्टैब्लिशमेंट का मीनिंग लिया जाएगा, और एक्ट ने खुद कुछ जगह इंक्लूड कर दिए हैं कि तो वो क्या क्या है। देखो क्या क्या इंक्लूड किया है, एस्टैब्लिशमेंट में क्या क्या इंक्लूड किया है। इंडस्ट्री और अदर एस्टैब्लिशमेंट डिफाइन इन सेक्शन 2 ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1946। इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेशन में यहाँ से ये पॉइंट बनेंगे, जैसे ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये मतलब ये वाली DSSS की ये वाली लाइंस फेवरेट होती हैं, तो ये ध्यान से पढ़ लेना। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट क्या होता है, तो पहला हम देखते हैं इस्टेब्लिशमेंट क्या है। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, देखो, इंडस्ट्रियल और अदर एस्टेब्लिशमेंट की जो डिफाइन है ना, वो सेक्शन 2 में डिफाइंड है पेमेंट ऑफ वेजेस का, ठीक है। मतलब पेमेंट ऑफ वेजेस के अंदर जो भी एस्टेब्लिशमेंट आती है, इस फर्स्ट पॉइंट बता रही हूँ, पेमेंट ऑफ वेजेस में जो भी एस्टेब्लिशमेंट आती है वो यहीं पर एस्टेब्लिशमेंट मानी जाएगी। इसी तरह फैक्ट्री के सेक्शन 2, ठीक है, सेक्शन 2 में जो एस्टेब्लिशमेंट मानी जाती है फैक्ट्री एक्ट की डेफिनेशन वाली, वो इस एक्ट के लिए एस्टेब्लिशमेंट होंगी, ठीक है। नंबर 3 क्या कहता है कि मिनिमम वेज के अकॉर्डिंग फैक्ट्री वर्कशॉप और प्लेस जहाँ पर एम्प्लॉय काम करते, डायरेक्टली काम कर रहे हो या होम वेज काम कर रहे हो, और वहाँ पे मिनिमम वेज अप्लाई होता हो, तो वहाँ पर ये एस्टैब्लिशमेंट होगी। प्लांटेशन एक्ट में, ठीक है, प्लांटेशन एक्ट में क्या कहता है कि प्लांटेशन एक्ट में जैसे टी, कॉफ़ी, रबर जैसे प्लांटेशन अगर प्लांटेशन एक्ट के अंदर आते हैं तो वो भी एस्टैब्लिशमेंट होगी। मतलब सीधा सीधा ये कह रहा है, अगर पेमेंट ऑफ वेजेस के अकॉर्डिंग काम हो रहा है तो वो एस्टैब्लिशमेंट, फैक्ट्री के अकॉर्डिंग तो एस्टैब्लिशमेंट, और मिनिमम वेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये इनको मिल रहा है सब, तो ये होगा, ठीक है। ये और न्यूज़पेपर एस्टैब्लिशमेंट डिफाइन किया गया है कि वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट के सेक्शन 2 में जो आता है ना, वो यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट मानी जाएंगी। आई होप आपको क्लियर होगा। अब देखते हैं फॉर्म क्या होता है। फॉर्म तो आपको पता ही होगा। फॉर्म का मीनिंग, इस एक्ट में जितने भी फॉर्म है ना वो सेकंड शेड्यूल में आते हैं, ठीक है। इस एक्ट के जितने भी फॉर्म भरे जाते हैं या कंप्लाइंसेस किए जाते हैं ना, जो फॉर्म आते हैं वो सेकंड शेड्यूल में आते हैं, आपको ये याद रखना है। अब देखते हैं सेक्शन 2D शेड्यूल एक्ट। एक सेकेंड, शेड्यूल एक्ट का मीनिंग क्या है यहाँ पे?
यहाँ पे हमें शेड्यूल एक्ट का मीनिंग बताना है। मीन एन एक्ट स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल एंड इज इन फोर्स ऑन द कमेंसमेंट एंड एक्ट इन टेरिटरी टू विच सच एक्सटेंड ज्वेलरी एंड इंक्लूड द रूल अंडर। देखो शेड्यूल एक्ट का यहाँ पे क्या कह रहा है कि शेड्यूल एक्ट का मतलब है जो एक्ट फर्स्ट शेड्यूल में लिस्टेड है और वो एक्ट इन फोर्स होना चाहिए उस एरिया में। अब देखो एग्जांपल ले लो, रूल भी इंक्लूड होंगे और सिर्फ एक्ट भी। एक्ट इसमें ये कहा गया है कि यहाँ पे रूल भी इंक्लूड होंगे एक्ट के साथ साथ, मतलब शेड्यूल एक्ट इंक्लूड रूल्स। ये आपको समझ में आ गया। शेड्यूल एक्ट का मतलब क्या है कि जो एक्ट फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है, कुछ एक्ट्स हैं जो फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है ना, फर्स्ट शेड्यूल में लिस्टेड है, तो वही यहाँ पे शेड्यूल एक्ट माने जाएंगे। अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन, सेक्शन 2E स्मॉल एस्टैब्लिशमेंट। स्मॉल एस्टैब्लिशमेंट क्या है, देखो an establishment which is not less than 10 and not more than 19 people are employed any day of the preceding of 12 month। मतलब इजी वे में समझाऊं, देखो मिनिमम तो एम्प्लॉय कितनी होनी चाहिए 10 और मैक्सिमम होनी चाहिए 19, ठीक है, कितने महीने में, पिछले 12 महीने के किसी भी एक दिन में, तो वो कहलाएगी स्मॉल एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, ठीक है, न्यूमेरिकल क्लैरिटी रखना, 10 से 19 स्मॉल, और वेरी स्मॉल में कितने आते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन। वेरी स्मॉल में कितने आते हैं, चलो ये पढ़ लो, मीन्स एन एस्टैब्लिशमेंट विच इज नॉट मोर देन 9 मिनिमम, तो चुको मिनिमम और मैक्सिमम इसमें देखते हैं, ठीक है, विच इज नॉट मोर देन 9 आर एम्प्लॉयड, मतलब मैक्सिमम 9 होने चाहिए। वेरी स्मॉल में कहाँ तक है, वेरी स्मॉल ऑर्गेनाइज एस्टैब्लिशमेंट में 9 है, और इसमें स्मॉल में कितनी है 10 से 19, आपको ये याद रखना है, वेरी स्मॉल में 9 और स्मॉल में 10 से 19, ठीक है। ठीक है, याद हो गया। अब इसकी देखो एक, या तो फिर आप एक काम करो ऐसे लिख लो, टाइप एम्प्लॉयज, ठीक है, टाइप एम्प्लॉयज, आपको याद ना रहे तो यहाँ पे लिख लो वेरी स्मॉल में अप टू 9 और स्मॉल में 10 to 19, ठीक है, ये होगा। आई होप आपको ये सेक्शन क्लियर होगा। अब देखते हैं इसका सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3, इसमें ज़्यादा सेक्शन नहीं है, सिर्फ 8 ही सेक्शन है, ठीक है। सेक्शन नंबर 3 क्या कहता है इसका, अमेंडमेंट ऑफ सर्टेन लेबर लॉ। अमेंडमेंट ऑफ सर्टेन लेबर लॉ, अब ये कहता है कि इस एक्ट के अप्लाई होते ही शेड्यूल एक्ट ओवरराइड नहीं होते, ठीक है। शेड्यूल एक्ट हैव दस इफेक्ट टू प्रोविजो, ये कहता है कि अगर ये एक्ट अप्लाई हो गया तो शेड्यूल एक्ट ओवरराइड नहीं होंगे, बाकी शेड्यूल एक्ट को इस एक्ट के प्रोविजन के साथ ही पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लो कि जैसे ये मान लो एक एग्जांपल ले लो, एक कंपनी एक्ट है, ठीक है। कंपनी एक्ट जब बना था तो वहां पे लिखा जाता था 2013, ठीक है। अब वो 2025 में एप्लीकेबल हो गया, 2025 में एप्लीकेबल हो गया, तो अगर 400 जगह रेफरेंस में 2013 लिखा है तो 400 की वहां जाके चेंज थोड़ी करेंगे, वहां पर यही पढ़ा जाएगा कंपनी एक्ट 2013, लेकिन समझा जाएगा कि वो 2025 का ही है, ठीक है। तो सेक्शन 3 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। अब देखते हैं सेक्शन नंबर 4, ठीक है। क्विक रिवीजन करवा दूं सेक्शन उसका 3 का। सेक्शन 3 में मैंने क्या पढ़ा, एम्प्लॉयर का मतलब जो होता है, एम्प्लॉयर का मतलब जो रिटर्न और रजिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। एस्टेब्लिशमेंट का स्कोप बहुत वाइड है, जैसे फैक्ट्री, प्लांटेशन, न्यूज़पेपर, वर्कशॉप, ये सब एस्टेब्लिशमेंट मानी जाएंगी। स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट में 10 से 19 हैं एम्प्लॉय, और वेरी स्मॉल में 9 है, ठीक है। और ये सेक्शन 3 बताता है कि शेड्यूल एक्ट इस एक्ट के कंट्रोल में काम करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं सेक्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रही हूँ, सॉरी। देखो सेक्शन 4 इस एक्ट का ना कोर सेक्शन है। नॉर्मली लेबर लॉ के अंडर जो एम्प्लॉय को मल्टीपल रिटर्न फाइल करनी होती है, मेंटेन रजिस्टर करने होते हैं, लेकिन अगर एस्टैब्लिशमेंट स्मॉल या वेरी स्मॉल है तो उनको फुल एग्जम्पशन दी जाती है, सिर्फ ये कहा गया है, ठीक है। समझ में आया आपको। अब देखो सिंपल सी लैंग्वेज में समझाती हूँ, ये वाला देखो, इसमें कुछ नहीं कहा गया कि एग्जम्पशन फॉर रिटर्न। अभी तक ना हमने क्या देखा कि नॉर्मली हर लेबर लॉ के अंडर ना एम्प्लॉयर को अलग अलग रिटर्न फाइल करनी होती थी, अलग अलग रिटर्न फाइल करनी होती थी, और बहुत सारे रजिस्टर प्रिपेयर करने होते थे। तो क्या होता था, लेकिन अगर इस्टेब्लिशमेंट वेरी स्मॉल या स्मॉल है तो वहाँ गवर्नमेंट कहती है कि इतना बर्डन मत डालो, प्रोसेस सिंप्लीफाई कर दो, और इसी सिंप्लीफिकेशन का नाम है सेक्शन नंबर 4। समझ में आया आपको। अब मैं आपको यहाँ से समझाती हूँ।
मेन एग्जाम्पशन समझाती हूँ इसके। ठीक है, देखो इसका ये क्या कहता है, फोर का ए फर्निश इन ल्यू ऑफ सच रिटर्न ए को रिटर्न इन फॉर्म ए। अब कोई पढ़ेगा ना जिसको बेरक पढ़ना नहीं होता उसे समझ में नहीं आएगा ये क्या कह रहा है। अब ये देखो इसका ए वाला पॉइंट समझा रही हूँ। एम्प्लॉयर क्या करता है, एम्प्लॉयर ना अलग अलग रिटर्न फाइल करता है, ठीक है, अलग अलग रिटर्न के बदले फाइल करता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या करना है, उसे अलग अलग रिटर्न के बदले एक कंसोलिडेटेड रिटर्न फाइल करनी है। इसे कहते हैं कोर रिटर्न लाइक कोड रिटर्न में क्या आता है, फॉर्म ए आता है। ठीक है, पहले क्या अलग अलग भरनी होती थी, अब उसे एक कंसोलिडेटेड रिटर्न भरनी होती है, वो कहलाती है कोड रिटर्न। और कोड रिटर्न में क्या आता है, फॉर्म नंबर ए। अब जैसे एग्जांपल ले लो, एक छोटी सी फैक्ट्री को पहले मिनिमम वेज का रिटर्न भरना है, फिर पेमेंट ऑफ वेजेस का रिटर्न भरना है, फिर फैक्ट्री का रिटर्न भरना है। तो अब ये सब ना करके एक इन तीनों का एक कंपाइल कंसोलिडेटेड भरना है, वो कहलाएगी कोड रिटर्न। और कोड रिटर्न किस में आता है, कोड रिटर्न में कौन सा फॉर्म आता है, अब सिर्फ फॉर्म ए ही देना होगा। ठीक है, अब देखो और ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब देखते हैं मेंटेन इन ल्यू ऑफ सच रजिस्टर। अब ये देखते हैं ये वाले बी में क्या कह रहा है, रजिस्टर इन फॉर्म बी सी डी इन केस ऑफ स्मॉल इस्टेब्लिशमेंट। अगर स्मॉल इस्टेब्लिशमेंट है तो फॉर्म बी और सी और डी को फिल करना है। ठीक है, सिर्फ 3 रजिस्टर भरने हैं। और वेरी स्मॉल है तो खाली फॉर्म ई भरना है। आ गया आपको ये क्लियर। अब ये देखो, ठीक है, अब ये देखो, अब ये कहता है प्रोवाइडेड दैट एवरी एम्प्लॉयर शैल कंटिन्यू। और लेकिन इसके एम्प्लॉयर को क्या करना होगा, एम्प्लॉयर को सबसे पहले वेज स्लिप देनी पड़ेगी। ठीक है, मिनिमम वेज की एम्प्लॉयर को अब भी वेज स्लिप देनी होगी अंडर मिनिमम वेज एक्ट। ठीक है, जो मिनिमम वेज में दिए गए हैं। ठीक है, कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग, सेक्शन 18 से 30 के मिनिमम वेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, दूसरा क्या कहता है, और इसको एंड स्लिप रिलेटिंग टू मेजरमेंट अमाउंट वर्क डन पीस रेटेड वर्कर रिक्वायर टू बी इसी पेमेंट ऑफ वर्क। दूसरा कहता है कि पीस रेट वर्कर माइंस में जो काम करते हैं उनको भी ये वेज स्लिप वगैरह प्रोवाइड करवानी होगी। सिंपल सी बात है, ये सब जो भरी जा रही है रिटर्न वगैरह, उसको रिटर्न भरी जा रही है, इसको भरने के साथ साथ एम्प्लॉय को मिनिमम वेज के अकॉर्डिंग, और अगर वो माइन में काम करता है तो पीस रेट वर्क के अकॉर्डिंग सैलरी स्लिप देनी ही होगी। अब देखते हैं हमारा पॉइंट नंबर बी, फाइल रिटर्न। फाइल रिटर्न में क्या कहता है, ठीक है, फाइल, एक सेकेंड, फाइल रिटर्न रिलेटिंग टू एक्सीडेंट अंडर सेक्शन 88 एंड 88 ए। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, तो एक्सीडेंट के रिटर्न के लिए फाइल करने होंगे सेक्शन 88 और 88 ए के फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, और 32 ए और 32 बी किसके अकॉर्डिंग करने होंगे, प्लांटेशन। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये चीज ध्यान रखना। वो पूछ लेगा कि एक्सीडेंट हो गया है एम्प्लॉय का, तो एम्प्लॉयर को एक्सीडेंट के रिटर्न की फाइल कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग भरने हैं। अगर एक्सीडेंट हुआ है तो फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंग 88 और 88 ए के अकॉर्डिंग वो भरेगा रिटर्न। और प्लांटेशन एक्ट का है तो वो सेक्शन 32 ए और 30 बी। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा फोर का सब पॉइंट टू, सब क्लोज टू, इंस्पेक्शन और अथॉरिटी। बाकी सब मैटर में शेड्यूल एक्ट के प्रोविजन अप्लाई रहते हैं। मतलब मीनिंग ये है कि इंस्पेक्टर सिंपली आएगा। ठीक है, इंस्पेक्टर सिंपली यहाँ पर आएगा और जो रिटर्न एंड रजिस्टर वगैरह है उनका इंस्पेक्शन करेगा। ठीक है, सिर्फ ये कहा गया है इसमें, और कुछ नहीं कहा गया। अब अथॉरिटी क्या कर सकती है, अथॉरिटी कॉपी मांग सकती है। ठीक है, कॉपी मांग सकती है, या फिर और सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग अगर वो कुछ नहीं दे रहे हैं तो यहाँ पे वो पेनल्टी भी लगा सकती है। सिर्फ ये कहा गया है। चलो अब देखते हैं हमारा, इसकी क्विक समरी बता दूं मैं, ताकि आपको सेक्शन 4 की हो जाए। देखो मानो एक प्रिंटिंग प्रेस में 7 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से बता रही हूँ, और मिनिमम वेज अप्लाई होता है, या फिर वो बहुत स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट है तो फॉर्म ए भरना होगा। ठीक है, को रिटर्न का फॉर्म ई मेंटेन करेगा, वेज स्लिप देगा, और एक्सीडेंट होता है तो उसका उसका रिटर्न फाइल करेगा। ठीक है, पेनल्टी। ठीक है, आगे आपको समझ में। चलो अब देखते हैं, और हाँ इसमें ये चीज़ याद रखना, अगर उसमें सारी चीज़ें फॉलो की हैं तो उसमें कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। ठीक है, अब देखते हैं सेक्शन 5। सेक्शन 5 क्या कहता है,
सेक्शन 5 क्या कहता है मैं समझा देती हूँ। इसका बेसिक आइडिया ये है कि अगर ये एक्ट कमेंसमेंट हो गया है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक्ट कमेंसमेंट होने से पहले जो भी कुछ हुआ है वो ऑटोमेटिकली सब खत्म हो जाएगा। सिंपल सी एक लाइन है कि न्यू एक्ट, ठीक है, फ्यूचर को अफेक्ट करेगा, उसके पास्ट को अफेक्ट नहीं करेगा। अब देखो एग्जांपल से समझाती हूँ। एक्ट के स्टार्ट होने से पहले की चीजें सेफ रहेंगी, ठीक है, मतलब कोई चीज उससे पहले थी तो ये नहीं है कि अगर ये एक्ट स्टार्ट हो गया तो उससे पहले वाली चीजें खत्म हो जाएंगी, जो थे वो एप्लीकेबल रहेंगे। अब इजी वे में समझाती हूँ। जो शेड्यूल एक्ट है पहले अप्लाई होता था और जिनके अंडर कुछ काम हो चुका है वो सब वैलिड रहेगा। इसमें ये कहा गया है कि जैसे पहले कोई काम हो चुका है, एग्जाम्पल ले लो, अगर मिनिमम वेज के अंदर एम्प्लॉयर ने पहले रजिस्टर मेंटेन किया या इंस्पेक्शन की हुई है तो वो नए एक्ट के आने से इनवैलिड नहीं होंगे। समझ में आया ये वाला पॉइंट ए। अब देखते हैं पॉइंट बी, राइट, प्रिविलेज, ऑब्लिज और लायबिलिटी। ये इन सब में क्या है, अगर किसी का कोई राइट मिल चुका है, ठीक है, कोई राइट मिल चुका है या कोई ड्यूटी या लायबिलिटी लग चुकी है तो वो वैसे के वैसे ही रहेगा, वो हटेगा नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो कि एक वर्कर को बोनस का राइट मिल चुका था तो एम्प्लॉयर पर बैकवेज की लाइबिलिटी थी, तो इस एक्ट के आने से वो बैकवेज की लाइबिलिटी खत्म नहीं होगी, उसे उसका पिछला अगर कोई लाइबिलिटी रह रही है तो वो एम्प्लॉयर को देनी होगी। ठीक है, इसमें सब यही कहा गया है कि एक्ट के आने से पहले जो चीजें थी वो वैसे की वैसे रहेंगी, वो खत्म नहीं होंगी, इसलिए मैं आपको इतना डिटेल में समझा रही हूँ। पॉइंट सी देखो, पेनल्टी ऑलरेडी इनकर्ड। अगर कोई किसी एम्प्लॉयर ने पहले कोई ऑफेंस किया है और कोई पेनल्टी लगी है, फॉरफिट लगी है, पनिशमेंट लगी है, तो वो एप्लीकेबल ही रहेंगी, वो हटेंगी नहीं। ठीक है, अगर पेमेंट ऑफ वेज के अंदर पेनल्टी लग चुकी है तो एग्जम्पशन आने के बाद भी पेनल्टी भरनी पड़ेगी। समझ में आ गया। अब देखते हैं क्लॉज डी, केसेज और प्रोसेसिंग कंटिन्यू। अगर कोई केस चल रहा है या कुछ हियरिंग वगैरह चल रही है तो वो बीच में बंद नहीं कर सकते, वो कंप्लीट होकर ही बंद होगी। ठीक है, अब इजी लैंग्वेज में, ठीक है, आपको समझ में आ गया। चलो, अब सेक्शन 5 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब इसके सिर्फ 3 सेक्शन रह गए, पेनल्टी, सेक्शन 6, 7 और 8। पेनल्टी में क्या है, देखो, अगर वो कोई भी एम्प्लॉयर फेल करता है ये प्रोविजन को कंप्लीट करने में या कोई कन्विक्शन करता है तो पेनल्टी कितनी होगी। अगर फर्स्ट कन्विक्शन है, पहली बार गलती की गई है, तो 5,000 रुपये तक होगी। ठीक है, ठीक है, 5,000 रुपये तक होगी। और सेकंड टाइम भी बार बार वो वायलेट कर रहा है तो पनिशमेंट सीरियस हो जाती है, तो उसको क्या होगा, मिनिमम 1 मंथ की जेल और मैक्सिमम 6 मंथ की जेल हो सकती है। और फाइन फाइन 10,000 से मैक्सिमम 25 तक हो सकता है। ठीक है, 25 तक हो सकता है। यहाँ पे मैंने कितना बताया था, पहली बार में 5,000 है, सेकेंड टाइम में 10,000 से 25,000 है। ठीक है, फर्स्ट ऑफेंस, ठीक है, फर्स्ट ऑफेंस में क्या है, फर्स्ट ऑफेंस में ये याद रखना, फर्स्ट ऑफेंस में सिर्फ पेनल्टी है, सेकेंड ऑफेंस में जेल प्लस पेनल्टी दोनों है, आपको ये याद रखना है। सेक्शन 6 भी आपका कंप्लीट। अब देखते हैं सेक्शन 7, पावर टू अमेंड फॉर्म। यहाँ पे किसके पास पावर होती है कि वो फॉर्म को अमेंड कर सके, तो वो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सिर्फ इतना ही याद रखना है, ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं है। आपको देखो सेक्शन 1 देखो, इसका मैं बता देती हूँ। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि वो ऑफिशियल गजट में दे देगा और किसी भी फॉर्म को अमेंड कर सकता है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती। मतलब पार्लियामेंट से नया एक्ट लाने की जरूरत नहीं है, नोटिफिकेशन से फॉर्म अपडेट हो जाएंगे, मैं ये कहना चाह रही हूँ। अब ठीक है, 7 का 2 देख लो। यहाँ पे क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अकेली डिसीजन नहीं ले सकती। ठीक है, यहाँ पे ये कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले डिसीजन नहीं ले सकती, पार्लियामेंट के दोनों हाउस के सामने वो चीज रखी जाएगी अगर वो नया एक्ट बना रही है तो। ठीक है, अगर देखो, अब देखो यहाँ पे ये इसमें क्या बता रहा है मैं बताती हूँ। देखो नंबर 1 पे देखो, 7 का 1 देखो, अगर पार्लियामेंट सिटिंग में है तो नोटिफिकेशन से एज सुन एज पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, पार्लियामेंट सिटिंग में है तो, ठीक है, तो नोटिफिकेशन से एज सुन एज पॉसिबल हो जाएगा। क्वेश्चन पॉइंट 2 क्या बनता है, अगर पार्लियामेंट सिटिंग में नहीं है तो 7 दिन के अंदर, रिसेंबल के बाद होगा। और 3, 15 दिन के अंदर लोकसभा में अप्रूवल लेना जरूरी है। ठीक है, अगर कोई वो एक्ट में कुछ चेंज करते हैं या कुछ करते हैं तो उसका ये प्रोसेस है। सेक्शन 7 भी कंप्लीट। पावर टू रिमूव डिफिकल्टी, ये कौन करता है, अब सेक्शन 8 देखना है हमें। ठीक है, सेक्शन, अगर कोई एक्ट इम्प्लीमेंट करते टाइम कोई कंफ्यूजन हो गई है या कोई गैप हो गया है या कोई प्रैक्टिकल इशू है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर के थ्रू सॉल्यूशन दे सकती है। इसमें सिर्फ यही कहा गया है,
अब आपका ये कंप्लीट हो गया। अब ये देखो, अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। सेक्शन 7 क्या कहता है कि फॉर्म को अमेंड करना है, ये याद रखना, फॉर्म को अमेंड करना है। और सेक्शन 8 क्या कहता है कि जो भी मिस्टेक हुई है, डिफिकल्टी हुई है, उन्हें सॉल्व करना है। और सेक्शन 8 क्या कहता है, ठीक है, सेक्शन 8 में क्या कहता है कि सेक्शन 8 की लिमिट क्या है, ये देखो लिमिट, पीरियड ऑफ ओनली 2 years, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर होगा। अब देखो इसके साथ ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, और इसके एमसीक्यू पेड ग्रुप में मैंने डाल दिए, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय गाइस, थैंक यू।